हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, स्वाधीनता के पश्चात देश में सार्वजनिक क्षेत्र का उदय मुख्य रूप से इस लक्ष्य से हुआ कि विशेष महत्व के उद्योगों के विकास का दायित्व सरकार संभाले। उसी नीति के आधार पर गत 2 दशक में अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकार ने प्रवेश किया, लेकिन सरकारी क्षेत्र के विस्तार से केंद्रीयकरण तथा एकाधिकार प्रवृत्तियों में न कमी हुई और न वृद्धि हुई है। आर्थिक शक्ति के केंद्रीयकरण को रोकने का सबसे अच्छा तरीका कर भार है, लेकिन हमारे यहाँ की कर व्यवस्था से वह लक्ष्य कृषि आय पर कर मुक्ति तथा अविभक्त हिंदू परिवार के कारण पूरा नहीं होता। लोग कर बचाने के लिए इन 2 मुख्य स्थितियों की शरण लेकर कर बचा लेते हैं। इस संदर्भ में एक बात और भी ध्यान में रखी जानी चाहिए कि आय में जो असमानताएं हैं उसे केवल ऊपर वालों की गर्दन काटने से ही समाप्त नहीं होगी। असमानता मिटाने के लिए हमें उत्पादन बढ़ाना होगा ताकि आम आदमी का जीवन स्तर ऊंचा हो सके। अमेरिका एक पूंजीवादी देश होकर भी वहाँ आय की असमानताएं इतनी नहीं हैं जितनी हमारे यहाँ हैं। यहाँ तक कि सोवियत संघ में आय की असमानताएं अमेरिका से ज़्यादा हैं। भारत में सरकारी क्षेत्र को लीजिए, एक छोटे चपरासी को 500 रुपये मासिक मिलता है और सरकारी उद्योग के प्रमुख प्रबंधक को 10,000 रुपये मिलते हैं। इस प्रकार सरकारी क्षेत्र में ही यह अंतर 20 गुना है, जबकि निजी क्षेत्र में तो यह अंतर सैकड़ों गुना तक है। लेकिन अमेरिका में यह अंतर 10-15 गुना से ज़्यादा नहीं है। पैराग्राफ। सरकारी क्षेत्र के विस्तार ने निश्चित रूप से आर्थिक शक्ति के केंद्रीयकरण और एकाधिकार की प्रवृत्तियों के विरुद्ध एक विकल्प प्रस्तुत किया है, लेकिन यह विकल्प इतना शक्तिशाली नहीं बन पाया है कि केंद्रीयकरण और एकाधिकार की प्रवृत्तियों को समाप्त कर दे। राष्ट्र के 3500 करोड़ रुपए के विनियोग सरकारी क्षेत्र में करके भी हम उस विनियोग से इतने लाभ एवं परिणाम नहीं प्राप्त कर सके हैं जितने हमें प्राप्त करने चाहिए। सरकारी क्षेत्र की इस दुर्दशा के अनेक कारण हैं, जिनमें मुख्य है कुशल प्रबंध का अभाव तथा लोगों में कठिन परिश्रम करने की नैतिक भावना की कमी। आज चारों ओर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। छोटे से कर्मचारी से लेकर बड़े बड़े अफसरों तक में यह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आयोजित काम कराने के लिए भी घूस देनी पड़ती है, तभी वह कार्य होता है, नहीं तो लोगों को परेशान किया जाता है। लोग अपनी इच्छा से घूस नहीं देते, बल्कि ऐसा करने पर उन्हें मजबूर किया जाता है। इसको दूर करने के लिए कुशल प्रबंध तथा लोगों को नैतिक बनाए जाने की आवश्यकता है। पैराग्राफ। उपाध्यक्ष महोदय, यद्यपि देखने में यह विधेयक बहुत छोटा सा है, लेकिन अपने आप में इसका बहुत महत्व है। जैसा कि मंत्री महोदय ने उद्देश्य और कारणों में इसका विवरण दिया है, जितने भी हमारे केंद्रीय नियम बनते हैं अथवा आदेश जारी होते हैं, उन सब का अनुवाद राज्यों की भाषाओं में जिन जिन राज्यों में जिन जिन भाषाओं को अपनी राज्य भाषा के रूप में अंगीकृत किया हुआ है, उन सभी में अधिकृत रूप में प्राप्त हो सके और उसको विधि के रूप में मान्यता प्राप्त हो, इसलिए इस प्रकार का यह विधेयक यहाँ पर लाया गया है। जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया, यद्यपि वे राज्य अपनी अपनी राजभाषा में उस प्रकार के अधिनियम और नियम तैयार करते हैं, लेकिन वे अधिकृत विधान माने नहीं जा सकते और हमारे द्वारा जो केंद्रीय अनुवाद होते हैं उन अनुवादों को भी अगर इस तरह का विधेयक नहीं लाते हैं
तो वह भी प्राधिकृत अनुवाद कहे जा सकें। इसके लिए यह विधेयक लाने की आवश्यकता पड़ी। पैराग्राफ। मुझे अत्यंत आश्चर्य है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 8 में 15 भाषाओं को अधिकृत भाषाओं के रूप में मान्यता दी है, लेकिन वित्तीय ज्ञापन के पैराग्राफ 3 में उन्होंने बताया है कि भाषाओं में वह अनुवाद करेंगे। 4 भाषाएं उन्होंने छोड़ी हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आखिर वह 4 भाषाएं जो छोड़ी हैं वह क्यों छोड़ी हैं? उनमें अनुवाद करने की आवश्यकता है या नहीं? यदि नहीं तो मंत्री महोदय बताए कि वह आवश्यकता क्यों नहीं है। पैराग्राफ। मंत्री महोदय ने यह भी अपने वित्तीय ज्ञापन में दिया है कि एक व्यवस्था तो राज्य सरकारों की अपनी है जो इस प्रकार के अधिनियमों, नियमों आदि का अनुवाद अपने अपने राज्य क्षेत्र में करती है और उसके अधिनियमों, नियमों और उपनियमों के अनुवाद को देखेगी और उसके बाद उसको यह अंतिम स्वीकृति प्रदान करेगी। तो क्या इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हो सकती जिसमें यह दोहरी व्यवस्था न हो कि राज्य में अलग और केंद्र में अलग हो? यदि हम केंद्रीय स्तर पर ही इस तरह के अनुवाद करें और केंद्रीय स्तर पर किए गए अनुवाद ही अधिकृत अनुवाद माने जाएं और फिर वह राज्यों को भेज दिए जाएं, तो मैं समझता हूं कि दोहरी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होगी कि राज्य सरकार अपने यहाँ पर करें और उसको आप ही अंतिम रूप दें। मंत्री महोदय इसको भी स्पष्ट करने की कृपा करें। विराम समाप्त।